अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह रीलोड कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रीलोडिंग की, कि जो डेटा हमने ऑलरेडी अपने डेटाबेस में सेव किया है। फॉर एग्जांपल कोई भी रो सेलेक्ट कर लें, ये रो सेलेक्ट कर देते हैं। हमने इसको सेव किया था इस फॉर्म के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, इसको लोड करेंगे फिर इसी फॉर्म में, ताकि अगर हम उसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकें। तो किस तरह करेंगे, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस एप्लीकेशन को इस स्टेज पे रन करूं तो आप देख रहे हैं हमारा फॉर्म है और जिसमें हमने लोड किया है डेटा को। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस रो के डेटा को इस फॉर्म में रीलोड करूं, ताकि मैं उसको अपडेट कर सकूं। किस तरह करेंगे, मैं चाहता हूं जब मैं इस रो पे डबल क्लिक करूं तो ये फॉर्म ओपन हो और उसमें ये सारा डेटा रीलोड हो। तो किस तरह करेंगे, डबल क्लिक का एक इवेंट ऐड करते हैं अपने इस डेटा ग्रिड व्यू के लिए। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज में, सिलेक्ट कीजिए डेटा ग्रिड व्यू इवेंट, और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे डबल क्लिक का एक इवेंट है। डबल क्लिक एक क्लिक का इवेंट है, तो ये डबल क्लिक है। सिर्फ डबल क्लिक कर दें तो ये हमारे लिए डबल क्लिक का इवेंट जनरेट कर देगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है कि किस रो पे हमने क्लिक किया है। क्योंकि अगर मैं इसको रन करूं अगेन, लेट्स से मैंने इस रो पे क्लिक किया है, हम चाहते हैं कि हमें स्टूडेंट आईडी का पता चले। तो उसके लिए पहले मुझे मालूम करना है कि कौन सा रो हमने डबल क्लिक किया है, और फिर हम लेंगे स्टूडेंट आईडी उधर से। अगर हमें ये नहीं पता होगी कौन सा रो क्लिक है तो हम स्टूडेंट आईडी को भी या इस डेटा ग्रिड से नहीं ले सकते। तो किस तरह करेंगे, चलते हैं कोड व्यू में, और सबसे पहले मैं लिख देता हूं इंट रो टू अपडेट। कौन सा रो है, तो ग्रिड का नाम डेटा स्टूडेंट लिस्ट डेटा ग्रिड व्यू, और फिर रोज, और गेट फर्स्ट रो। चूंकि हमने इसको सिर्फ एक रो एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो फर्स्ट रो ऑटोमेटिकली वही होगा जो हमने सेलेक्ट किया है। और फिर ये मांग रहा है, इसके दो डिफरेंट वर्जन्स हैं, और पहले वाले में ये मांग रहा है डेटा ग्रिड व्यू एलिमेंट स्टेट्स, तो यही है। इसको सेलेक्ट कीजिए डॉट, और हमने क्या है सेलेक्टेड, जो हमने सेलेक्ट किया है, सिंपल एज दैट। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले फाइंड करें कौन सा रो हमने डबल क्लिक किया है या क्लिक किया है। तो ग्रिड व्यू का नाम, फिर रोज, और फिर गेट फर्स्ट रो, और फिर ये इनम हमने यूज किया है। हो गया। अब हमने इस रो से स्टूडेंट आईडी को लेना है, तो किस तरह लेंगे, एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और फिर स्टूडेंट ग्रिड व्यू डॉट रोज। तो कौन सी रो, ये वाली रो जो कि हमने पहले फाइंड की है, और फिर हमने सेल, इस पर थोड़ी देर में सेल्स, और कौन सा सेल, स्टूडेंट आईडी, और डॉट उसकी वैल्यू। तो आप देख रहे हैं एरर दे रहा है, कह रहा है एन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू इंट। तो इसको कन्वर्ट करना है, खास भी कर सकते हैं, मैं कन्वर्ट कर देता हूं, बहुत से तरीके हैं, मैं ये यूज करता हूं। हो गया। अब मैं इसको रन करता हूं फॉर द टाइम बीइंग, आपको दिखाने के लिए। ये रो हमने सेलेक्ट किया है, तो पहले वाला ऑप्शन लाइन रन होगा, और ये कहेगा ये रो सेलेक्ट है। अब जब ये यहाँ पे आएगा रो टू अपडेट, इस रो को अपडेट,
तो इसका जो सेल है ये एक सेल है और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो सेल का नाम क्या है? स्टूडेंट आईडी, कॉलम नेम। तो मैंने लिख दिया। एग्जैक्टली इसी तरह का नाम होगा। अगर नेम करना है तो नेम, यहाँ पे नेम आ जाएगा। ईमेल करनी है तो ईमेल। हो गया। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को ट्रांसफर करना है इस फॉर्म में। तो किस तरह करेंगे? इस फॉर्म में आते हैं, डबल क्लिक कीजिए कहीं पे भी, और टॉप में मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूं। और वो क्या है? वेरिएबल को C# में क्लास लेवल वेरिएबल को फील्ड कहते हैं। तो फील्ड मैं क्रिएट कर देता हूँ। इंटीजर है स्टूडेंट आईडी और इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ 0, और फिर एक प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ स्टूडेंट आईडी, और गेट क्या होगा? रिटर्न स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी रिटर्न करो। और सेट क्या होगा? स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू वैल्यू। सिंपल एज दैट। सॉरी, ये यहाँ पे होगा। हो गया। अब मैंने ये इस तरह क्यों किया है? मैं सिर्फ ये भी लिख सकता था। इसकी एक वजह है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप वेरिएबल, क्लास लेवल वेरिएबल को हमेशा प्राइवेट रखते हैं। डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं करते। सारी वैल्यू आप प्रॉपर्टीज के थ्रू करते हैं, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। क्या मैंने किया है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास लेवल वेरिएबल या फील्ड हमेशा प्राइवेट होता है। हमेशा प्राइवेट, पब्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट की वजह से इसको प्राइवेट करना पड़ता है। और सारी डेटा को आपने सेट और गेट जो करना है वो प्रॉपर्टी के थ्रू करना है, इसलिए मैंने इसको इस तरह किया है। अब मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट इन्फो फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, और उसको मैं अब क्या, और मैं चाहता हूँ वो शो डायलॉग हो। लेकिन आप देख रहे हैं अभी तक मैंने स्टूडेंट आईडी को ट्रांसफर नहीं किया। तो किस तरह करेंगे? ऑब्जेक्ट का नाम और फिर प्रॉपर्टी स्टूडेंट इन्फो जो कि मैंने अभी की है, और उसको स्टूडेंट आईडी दे देता हूँ। आप देख रहे हैं स्टूडेंट आईडी, और फिर तो जो प्रॉपर्टी हमने अभी क्रिएट की थी उसको मैंने वैल्यू सप्लाई की है। कौन सी वैल्यू? स्टूडेंट आईडी। तो जब ये फॉर्म खुलेगा तो इसमें ये वैल्यू 0 के बजाय ऐड हो जाएगी। अब नेक्स्ट चीज हम ये करते हैं तब है रीलोडिंग, जब हमने अपडेट करनी हो। तो एक और, अब इस फॉर्म को किस तरह पता चलेगा कि ये अपडेट है? तो एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, या फील्ड को इज अपडेट, प्राइवेट पोल इज अपडेट। क्या ये अपडेट है? स्टार्ट में ये डिफॉल्ट कर देते हैं इसको फॉल्स, और फिर उसकी प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं एक दफ़ा फिर मैंने एक फील्ड क्रिएट की और फिर उसकी करस्पॉन्डिंग एक प्रॉपर्टी क्रिएट की। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि हम इसको हमेशा फील्ड को या क्लास वेरिएबल्स को प्राइवेट रखें। प्राइवेट हो गया, और सारी वैल्यूज़ को हम किस तरह, और इस वैल्यू को हम किस तरह अपडेट करें? थ्रू प्रॉपर्टीज़। तो मैं कर रहा हूँ थ्रू प्रॉपर्टीज़, और अब मैं इसको यूज करता हूं, और मैं इसको देता हूं इस अपडेट। प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया, कैपिटल है तो प्रॉपर्टी, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी कैपिटल है, और ये क्लास
वेरिएबल है, मैं इसको यूज वैसे भी नहीं कर सकता क्योंकि वेरिएबल नहीं है। और फिर मैं इसको कर देता हूँ यस अपडेट है तो ट्रू। तो आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ एक क्लास से मैनेज स्टूडेंट फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वैल्यू को ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब मसला ये है कि इसके लिए भी हमने यही कोड यूज़ किया था, तो अब डुप्लीकेट कोड नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक मेथड बना लूँगा, प्राइवेट वॉइड शो स्टूडेंट इन्फो फॉर्म, और उसमें ये दो वैल्यूज को हमने सप्लाई करनी है। तो इंटीजर है स्टूडेंट आईडी और फिर बोल है इज अपडेट। तो इसको यहाँ से काट देते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और फिर मैं इसको स्टूडेंट आईडी रहने देता हूँ और इसको इज अपडेट कर देते हैं। और अब मैं इसको यूज करूंगा, स्टूडेंट आईडी इसको सप्लाई कर देते हैं और अपडेट क्या है ट्रू। और अब मैं इसको यूज करता हूं, यहाँ पे भी ये कोड चला जाएगा। और अब स्टूडेंट आईडी क्या है 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नहीं है और ये अपडेट नहीं है, ये इंसर्ट है तो फॉल्स। तो आपने देखा कि मैंने एक शो स्टूडेंट इन्फो फॉर्म का एक मेथड क्रिएट किया जिसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस फॉर्म का, और फिर मैंने उसको वैल्यूज असाइन की और फिर फॉर्म ओपन हो गया। और फिर आपने अपडेट में भी और इंसर्ट में इसको यूज किया। इंसर्ट के केस में इज अपडेट फॉल्स होगा और अपडेट के केस में इज अपडेट ट्रू होगा, और स्टूडेंट इंसर्ट के केस में स्टूडेंट आईडी 0 होगी और अपडेट के केस में हमने उसको अपने डेटा ग्रेड व्यू से दिया है। तो अब मैं इसको रन करता हूं और डबल क्लिक करते हैं इसको, और आप देख रहे हैं ये एरर शो कर रहा है और कह रहा है कॉलम नेम स्टूडेंट आईडी कैन नॉट बी फाउंड, क्योंकि हमने स्पेलिंग का लिख दिया है। तो इम्प्रूव करते हैं इसको और ये स्टूडेंट आईडी है। रन करते हैं, अब डबल क्लिक करते हैं और आप देख रहे हैं ये फॉर्म नज़र आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कोई वैल्यूज इसमें नहीं है, और दो हमने इसको स्टूडेंट आईडी सप्लाई किया था। तो इसके लिए हमें डेटा को डेटाबेस से लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक स्टोर प्रोसीजर की ज़रूरत है। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं स्टोर प्रोसीजर को। सेलेक्ट कीजिए स्टोर प्रोसीजर, न्यू क्वेरी, क्रिएट प्रोसीजर, यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर, स्टूडेंट, गेट स्टूडेंट इन्फो बाय आईडी, और हमने इसको सप्लाई करना है स्टूडेंट आईडी। ये है इसका पैरामीटर, और फिर हमने क्या करना है, यहाँ की डेटा को उठाना है। तो एक आसान तरीका ये है, राइट क्लिक कर दें, सेलेक्ट स्क्रिप्ट टेबल एज और सेलेक्ट टू न्यू एडिटर, और हमें ये वैल्यू चाहिए, सॉरी ये क्वेरी चाहिए, और फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट हो गया, और वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू जो हमने इसको सप्लाई करनी है। तो
आपने देखा एक सिंपल स्टोर प्रोसीजर मैंने क्रिएट किया जो कि सेलेक्ट करेगा सारे कॉलम्स स्टूडेंट के, और फिर उसको और एक स्टूडेंट जो वैल्यू हमने स्टूडेंट आईडी की दी है उस स्टूडेंट की हमें देगा। तो अब अपने फॉर्म में चलते हैं। जब हम स्टूडेंट इन्फो फॉर्म खोल देते हैं तो उसकी लोड इवेंट में हम अपने क्या करना है, करंटली आप देख रहे हैं लोड इवेंट यहाँ पे काफ़ी कोड है, तो ये रिलेटेड कोड है। हम यहाँ पे अपना इफ दिस डॉट इज अपडेट, अगर ये अपडेट हो तो तब करना है, हमने अपना यहाँ पे कोड लिखना है। लेकिन आप देख रहे हैं ये फिर मिक्स हो जाएगा दूसरे कोड के साथ, तो बेहतर तरीका ये है कि इसका हम एक मेथड बना देते हैं। बढ़िया, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक और मेथड, और मैं इसको नाम देता हूँ लोड डेटा इनटू कॉम्बो बॉक्सेस। कॉम्बो बॉक्सेस, सिंपल एज दैट, कोई पैरामीटर नहीं और कोई रिटर्न टाइप नहीं। तो और फिर मैं इस सारे कोड को यहाँ से कट कर देता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी कर दें। और तो अब ये कोड ऑटोमेटिकली मैंने इसको मूव किया ताकि ये हमारा लोड इवेंट में कोड कम हो। सही। अब मैं चेक कर रहा हूँ अगर अपडेट हो तो डेटा को लोड करो हमारे इस फॉर्म में। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले डेटा टेबल लेंगे क्योंकि हमने अभी तक अपने सारे कोड में डेटा टेबल को यूज किया है। और मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट इन्फो, और फिर मैं एक, और ये डेटा कहाँ से आ रही है, हमारे फंक्शन से। फंक्शन क्या है, गेट स्टूडेंट इन्फो बाय आईडी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और मैं सप्लाई इसको कर रहा हूँ क्या, स्टूडेंट आईडी। तो जो स्टूडेंट आईडी हमने यहाँ से इसको सप्लाई की थी इस फॉर्म से, वो इसको अब यहाँ पे मिल गई है, तो हमने इसको यूज करना है। और अब मैं एक और मेथड फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो कि डेटा टेबल को रिटर्न करेगा और उसका नाम होगा गेट स्टूडेंट इन्फो बाय आईडी। और पैरामीटर इसने क्या सप्लाई करना है, स्टूडेंट आईडी। मैं इसको सप्लाई कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, आप इसको फील्ड भी सप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल, तो दोनों सही होगा। सही है, ये फील्ड है और ये प्रॉपर्टी है। अगर आपने फील्ड भी सप्लाई कर दी तो करेक्ट है। और अब मैं कोड लिखता हूँ अपना फेमिलियर कोड। एक डेटा टेबल को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट बाय आईडी, उसका एक ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर मैं रिटर्न करता हूँ, सिंपल एज दैट। और अब मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स odbx डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और फिर यूजिंग SQL कनेक्शन कॉन ऑब्जेक्ट उसका, और फिर न्यू SQL कनेक्शन, और फिर हम इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग को डालेंगे जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। और इसके बाद यूजिंग SQL कमांड, फिर न्यू SQL कमांड, स्टोर प्रोसीजर का नाम, देखते हैं एग्जीक्यूट हो चुका है या नहीं। और आप देख रहे हैं नहीं हुआ, इसको एग्जीक्यूट कर लें, रिफ्रेश करते हैं और आप देखें यहाँ पे
और फिर SQL ऑब्जेक्ट, SQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दे देते हैं और फिर कमांड डॉट कमांड टाइप और भी ये है स्टोर प्रोसीजर। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको पैरामीटर सप्लाई करना है हमारे स्टोर प्रोसीजर को। हमने ऐड विद वैल्यू और वो है स्टूडेंट आईडी और वैल्यू कहाँ से आ रही है, स्टूडेंट आईडी, ये जो हमने इसको सप्लाई की है। फिर कनेक्शन को ओपन कर दें, फिर SQL डेटा रीडर को मैं यूज करता हूँ, आप SQL डेटा एडेप्टर भी यूज कर सकते हैं। और फिर कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर, क्योंकि हम SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। और फिर आपने करंटली आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो डेटा टेबल है अभी एम्प्टी है, तो इसको फिल कर देते हैं या लोड, इसमें ये रीडर की वैल्यूज को लोड कर देते हैं। तो किस तरह करते हैं, डॉट लोड। अगर आपने एडेप्टर यूज करना है तो फिर फिल मेथड आपने यूज करना है और इसमें रीडर को डाल देते हैं। हो गया, अब हमारे पास वैल्यू मौजूद है स्टूडेंट से मुतालिक, इस स्पेसिफिक स्टूडेंट से मुतालिक। अब हमने मैप करना है इसको इन कंट्रोल के साथ। तो किस तरह करेंगे, डेटा टेबल्स में रोज होते हैं और चूंकि हमने सिर्फ एक ही रो ऑफ डेटा को सेलेक्ट करना है बाय आईडी, तो हम डेटा रो और डेटा टेबल डॉट रोज और 0, एक ही रो होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। डेटा टेबल में जो पहला रो होता है उसका इंडेक्स 0 होता है, तो 0 मैंने कर दिया। अब मैंने क्या करना है, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट और फिर रो, इसमें क्या मैंने लिखना है, जो भी यहाँ पे कॉलम का नाम होगा वही हमने यहाँ पे लिखना है, तो नेम। और आप देख रहे हैं एरर दे रहा है कि कन्वर्जन चाहिए इसको, तो चूंकि स्ट्रिंग है तो टू स्ट्रिंग, सिंपल एज दैट। इसी तरह ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट रो और ईमेल टू स्ट्रिंग। मैं इस स्टेज पे इसको रन करता हूं और देखते हैं क्या होता है। इसको सेलेक्ट करते हैं और आप देख रहे हैं जॉन स्मिथ और john@yahoo.com। आप ये बाकियों के लिए भी करते हैं वन बाय वन। C# checkbox dot checked रो और ये वैल्यू का क्या है, ये वाली कॉपी कर दें। सिंपल नहीं है तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको ये कर देते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये कह रहा है कन्वर्ट कर दो ऑब्जेक्ट को बोल, तो बोल में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट टू बूलियन। बूलियन हो गया। अब मैं इसको रन करता हूं, देखते हैं होता है या नहीं। और आप देख रहे हैं ये हमें कह रहा है ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कास्ट फ्रॉम db null टू अदर टाइप। ये db null रिटर्न कर रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आप डेटा देख लें तो यहाँ पे ये नल है। तो हमने सारे सिनेरियो को कवर करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले चेक करता हूँ कि ये जो रो है, रो का जो ये कॉलम है ये db null है, db null। आपने यहाँ पे is equal to नहीं लिखना, is लिखना है, db null के साथ is आएगा। तो if is db null, तो फिर क्या करो,
फॉल्स, फॉल्स मीन इसको चेक ना करो, अदरवाइज वैल्यू यहाँ से लो, सिंपल एज दैट। तो रन क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और आप देख रहे हैं चूंकि चेक नहीं है, नल था, तो सी शार्प को इसने चेक नहीं किया। एक और सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी नल है, इसको सेलेक्ट करते हैं और आप देख रहे हैं चेक है। तो पहले तो में डीबी नल है जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन बाकी में नल नहीं है, तो हमने सारे सिनेरियो को कवर करना है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है अगर डीबी नल है तो फिर फॉल्स कर दो, मीनिंग कि ये चेक नहीं है, अदरवाइज देखो कि चेक है या चेक नहीं है। तो इसी तरह फिर हम करेंगे is visual basic checkbox dot vb checkbox dot check और फिर रो, और इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं, is db null, तो अगर db null है तो फिर फॉल्स कर दो, मीनिंग के चेक ना करो, और अदरवाइज कन्वर्ट टू बूलियन ये वैल्यू। और फिर जावा के लिए भी कर देते हैं डॉट चेक्ड, और इसको कॉपी कर देता हूं मैं और सिर्फ चेंज कर देते हैं इसको, सिंपल एज दैट। रन करते हैं और आप देख रहे हैं कोई भी चेक नहीं था क्योंकि नल था, और इसमें तो आप देख रहे हैं सी शार्प और जावा चेक था, तो ये आपको चेक शो कर रहे हैं, ये नहीं था तो चेक नहीं है। अब चलते हैं जेंडर की तरफ, और मेल रेडियो बटन डॉट चेक्ड रेडियो बटन है, और इसके लिए हमें चाहिए रोड जो कि है जेंडर आईडी, और इसको बुलियन में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट टू बुलियन हो गया। रन करते हैं और मैं सेलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और वही कह रहा है db null टू अदर टाइप, तो हमने इसके साथ भी यही करना है, सही है। और मैं लेता हूँ जेंडर आईडी यहाँ से, अगर db null है तो इसको चेक ना करो, वन और फिर जो भी वैल्यू वहां पे है वो मैप कर दो। रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है, और आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर तो आपको पता हो कि जेंडर आईडी जो है ये इंटीजर है 1, 0, 1 और 2, तो हमने इसको कैटर करना है, तो मैंने ये बूलियन का कोड गलत है यहाँ पे, और हमने क्या करना है, हमने यूज करना है इंटीजर टू इंट, और अगर 1 है तो फिर क्या करो, ट्रू, और अदरवाइज फॉल्स। तो अब आप देख रहे हैं मैंने डबल यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, कन्वर्जन यहाँ पे होगी। तो
अब इस कोड का क्या मतलब है, अगर db नल है तो फॉल्स कर दो, मीनिंग कि ये चेक नहीं होगा। अगर db नल नहीं है तो फिर चेक करो कि अगर 1 है, 1 रिटर्न हो रहा है, इंटीजर है, 1 रिटर्न हो रहा है तो उसे ट्रू कर दो, मीनिंग चेक कर दो, अदरवाइज फॉल्स। सिंपल एज दैट। और इसको ख़त्म कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं। तो अब मैं रन करता हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पे मेल है, सेलेक्ट कीजिए, चेक हो गया, और यहाँ पे नहीं है तो अनचेक्ड। इसी तरह फीमेल के लिए भी कर लेते हैं। सेम कोड है, एग्जैक्टली सेम कोड, लेकिन फीमेल के लिए हमने 2 दिया था। अगर आपने वो ट्यूटोरियल देखा है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे डबल टाइम इफ कंडीशन को डाला है, 2 दफ़ा इफ कंडीशन को। तो ये कितना पावरफुल है, एक ही लाइन में हमने इतना पावरफुल कोड लिखा। तो अब रन करते हैं। अब देख रहे हैं फीमेल, तो आप देख रहे हैं फीमेल चेक्ड है, मेल तो मेल चेक्ड है। चूँकि इस केस में हमने दिया ही नहीं था तो दोनों अनचेक है। अब नेक्स्ट चीज़ बढ़ते हैं अपने डेट टाइम पिकर कंट्रोल की तरफ। तो उसको किस तरह करेंगे, डेट ऑफ बर्थ टाइम पिकर डॉट वैल्यू, तो वैल्यू में डालनी है, याद रखने टेक्स्ट में नहीं डालनी, वैल्यू में डालनी है। और फिर रो क्या है, डेट ऑफ बर्थ, क्या है, डेट ऑफ बर्थ। तो अब एरर दे रहा है कि ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट नहीं कर सकता सिस्टम डेट टाइम में। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू डेट टाइम, और हम चाहते हैं कि ये सिर्फ डेट शो करें तो डॉट डेट। अगर जिस तरह हमने इसको पिछले ट्यूटोरियल्स में फॉर्मेट किया था, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी कर दे। और अब आप देख रहे हैं, और ये कह रहा है db नल, तो पहले इसके लिए भी db नल कर देते हैं। रो डॉट डेट ऑफ बर्थ इज db नल, और अगर db नल है तो क्या करो, इसको नल कर दो, अदरवाइज वो डेटा को कर दो, मैप कर दो। लेकिन अब क्या रहा है कि नल नहीं कर सकते डेट टाइम को, कोशिश करते हैं कि करने की डेट टाइम नल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें डेट डालना है, और कौन सा डेट डालना है, मिनिमम डेट। ये मिनिमम डेट डालना है, और इसकी एक वजह है, पहले इस कोड को लिख देते हैं तो फिर आपको उसको वजह बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डेट टाइम पिकर डॉट मिन डेट, चूँकि मिनिमम डेट है। रन कर देते हैं, और अब आप देख रहे हैं ये वैल्यू लोड हो गई। चूँकि db नल था, नल वैल्यू थी, तो ये मिनिमम डेट को इसने यहाँ पे लोड कर दिया है। लेकिन हम चाहते हैं जब डेट मिनिमम डेट हो रिटर्न करे तो ये एम्प्टी शो करें, क्योंकि हमें पता है कि ये db नल है। तो किस तरह करेंगे, थोड़ा सा कोड को चेंज करते हैं, इसमें चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। और अगर आपको पता हो, हमने वैल्यू चेंज प्रॉपर्टी दी थी, इवेंट इसको दिया था, और ये जब वैल्यू इसमें चेंज हो, मिनिमम डेट आएगी, तो फिर ये इस फॉर्मेट में उसमें वैल्यू डाल देगा। तो हम चाहते हैं कि एम्प्टी हो, तो इफ
डेट ऑफ बर्थ डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या हो, इक्वल्स टू डेट ऑफ बर्थ डेट टाइम पिकर डॉट मिन डेट। अगर मिनिमम डेट हो तो हमें शो करो डेट टाइप पिकर कंट्रोल एम्प्टी। तो डॉट कस्टम फॉर्मेट, मैंने आपसे कहा था कि किस तरह, ये स्पेस के साथ एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देते हैं और एल्स अगर मिनिमम नहीं है तो फिर वो डेट शो करो, सिंपल एज दैट। अब मैं रन करता हूँ, db नल है और आप देख रहे हैं चूंकि मिनिमम डेट था यहाँ आएगा और इसको एम्प्टी शो करेगा, एम्प्टी शो करेगा। और अगर कोई डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मौजूद है जैसे कि ये है तो आप देख रहे हैं करेक्ट डेट ऑफ बर्थ अब शो कर रहा है। अब चलते हैं कोर्स टाइमिंग के लिए भी यही करते हैं। start time date time picker dot value और इसको कॉपी कर देते हैं, एग्जैक्टली वही काम। अब की केस में ये डेट नहीं है तो इसको रिमूव कर देते हैं, टाइम है और इसमें करेक्ट कॉलम को हमने मैप करना है तो स्टार्ट टाइम। अगर तो db नल है तो फिर स्टार्ट टाइम में मिनिमम डेट डाल दो और कन्वर्ट कर दो। और अगर टाइम मौजूद है तो फिर वो शो करो। रन करते हैं इसको, db नल है तो आप देख रहे हैं चूंकि कोई भी टाइम नहीं है तो इसने मिनिमम डेट को डाल दिया। अब इस कोड को भी इम्प्रूव करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एंड डेट को डाल देता हूँ ताकि end time date picker dot value, ई कोड लिखना है हमने तो कॉपी कर देता हूं मैं और फिर इसको end time कर देता हूं। रन करते हैं, चूंकि दोनों db नल है तो आप देख रहे हैं 0 0। मैं चाहता हूं अगर मिनिमम डेट हो, वैल्यू हो तो फिर ये क्या करें, इसको एम्प्टी शो करें जिस तरह हमने इसके केस में किया था। तो अब इसके केस में भी कर देते हैं और इनको सेलेक्ट कीजिए और इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं, वैल्यू चेंज ये है। लेकिन चूंकि इसमें हमने कस्टम फॉर्मेट का ये मेथड को यूज किया है तो यही कर देते हैं, if dtp dot value equals to dtp dot min date। उसी तरह तो फिर डॉट कस्टम फॉर्मेट क्या हो, empty string, else रन करते हैं, दोनों empty हैं तो आप देख रहे हैं अब empty नजर आ रहा है। db नल देखते हैं अगर कहीं पे कोई वैल्यू हो, ऐसे यहाँ पे हो सकती है, कहीं और पे हो तो यहाँ पे है इसमें और आप देख रहे हैं वैल्यूज आ गई है। अगर नहीं है db नल है तो यहाँ पे भी है db नल तो फिर empty, और अगर कोई वैल्यू होगी तो फिर वो आपके सामने है। अब मूव होते हैं नेक्स्ट कॉम्बो बॉक्स में। हमारे पास 1 2 4 कॉम्बो बॉक्स हैं तो इसमें भी वैल्यू डाल देते हैं।
पहले है फंड टाइप, ये बहुत आसान है, डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, रो और फंड टाइप आईडी। इसके लिए आपको कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, रन कर देते हैं। आप देख रहे हैं कोई फंड टाइप ऐड नहीं था। लेट्स से किसी में फंड टाइप ऐड हो, देख लेते हैं अपने स्टोर प्रोसीजर में। फंड टाइप तो कौन सी वैल्यू है, एडम जोन्स, और एडम जोन्स यहाँ पे है, और आप देख रहे हैं मैरिट। इसी तरह हम कर देते हैं बाकी के लिए भी। और ये है फीस पेमेंट, कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड वैल्यू, रो फीस पेमेंट आईडी, रन करते हैं। और अब आप देख रहे हैं देख लेते हैं अपने डेटाबेस में कोई वैल्यूज फीस पेमेंट के लिए, और ये है तो आप देख रहे हैं मंथली और फीस। अब हम ऐड करते हैं एड्रेस और इन सारों के लिए प्लस कमेंट्स। तो किस तरह करेंगे, बहुत इजी, एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट और रो एड्रेस टू स्ट्रिंग, और इसी तरह लोकेलिटी combo box dot selected value equals to row locality id, city combo box dot selected value row city id, और फिर finally post box code dot text row postcode, और फिर comments section, so comment text box dot text comments, और to string, और यहाँ पे भी टू स्ट्रिंग। तो अब रन करते हैं, देखते हैं, और आप देख रहे हैं लोड हो गया, वैल्यूज नहीं थी, यहाँ पे वैल्यूज हैं। तो आप देख रहे हैं लोड हो गई हैं, और कमेंट्स, जहाँ पे कमेंट्स होगा देख लेते हैं कौन से कमेंट्स हैं। तो यहाँ पे कमेंट्स हैं टॉनी मार्क्स, और आप देख रहे हैं लोड हो रहा है। तो आपने देखा कि हमने इस ट्यूटोरियल में ये किया। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था 3-4 ट्यूटोरियल्स में, तो इसने स्मॉल वीडियोस थे, लेकिन यहाँ पे मैंने सारा कुछ एक ही वीडियो में फ्यूज कर दिया। और आपने देखा कि हम किस तरह कोड कर सकते हैं डीबी नल के लिए, किस तरह वैल्यूज को शो कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं अपने डेट टाइम पिकर कंट्रोल्स में। तो उम्मीद है इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कोड करूँगा, जब डेटा लोड हो जाए तो फिर उसको अपडेट कैसे करना है। करंटली अगर हम ट्राई करें इसको दोबारा सेव करने का, तो ये एक और रो को इंसर्ट कर देगा, क्योंकि ये इंसर्ट का स्टोर प्रॉक यूज कर रहा है, जिसमें हमने इंसर्ट स्टेटमेंट दी हुई है। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।